मैंने आदेश का पालन किया और खुमारी की अनुभूति उड़ गई। पर एक लिथोलेख को उड़ाना इतना आसान नहीं है और बंद आंखों से संयोजन करना, विशेषकर जब कोई नौसिखिया हो तो। बिना अपवाद के मैं दाएं बाएं ऊपर नीचे भटक रहा था। एक दूसरा आदेश दिया गया, इस बार थोड़ा कम ज़रूरी। लतीनूजी की पीठ देखो मिशेल, अपनी आंखें उनसे मत हटाओ और उनके पंखों को देखो। मैंने अपनी आंखें खोली और लतीनूजी को सामने पाया। विचित्र बात थी कि मुझे इस पर बिल्कुल हैरानी नहीं हुई कि उन्होंने काले रंग के पंख उगा लिए थे और मैंने अपनी दृष्टि उन पर गड़ा दी। कुछ समय बाद ताओ मेरे पास आई, फ्रेंच भाषा में बोलती। हम लगभग वहाँ पहुँच ही गए हैं मिशेल, हमारे पीछे रहो। मुझे लतीनूजी के अब पंख खो देना उतना ही सहज प्राकृतिक लगा। मैं अपने दल के साथ सागर की तरफ नीचे उतरने लगा, जहाँ हम लोग किसी मेज़ पोश पर रखे किसी गहने की तरह उस द्वीप को देख सकते थे जहाँ मेरा डोको स्थित था। हम लोग तेज़ी से रंगों के भव्य कारवां के बीच, जैसे जैसे सूर्य लहरों में डूब गया, आगे बढ़ते गए। मुझे अपने डोको में जाने की जल्दी थी। मधोशी जो रंगों के सौंदर्य ने भर दी थी, फिर से मुझे अभिभूत करने जा रही थी और मुझे अपनी आंखें थोड़ी बंद करनी पड़ी। हम अब सागर के स्तर पर उड़ रहे थे और जल्दी ही बीच पार कर गए और मेरे डोको के आसपास की हरियाली में उतर गए। मेरा उतरना पर असफल रहा और मैंने अपने आप को डोको के अंदर अपनी सीट में पाया। लटोली तुरंत मेरे पास थी। उसने मेरे डोको का बटन अंदर दबाया, मुझसे पूछते हुए कि मैं ठीक तो था ना। हाँ, पर वे रंग, मैं हकलाया। मेरी छोटी सी दुर्घटना पर कोई नहीं हंसा और सब थोड़े उदास दिखे। उनके लिए ये बहुत असामान्य बात थी कि मुझे फेंक दिया गया था। हम सब बैठ गए और हाइड्रोमिल और लाल हरे भोजन से अपने को संतुष्ट किया। मुझे भूख नहीं थी। मैंने अपना मास्क उतार दिया और फिर से अपने को सहज महसूस कर रहा था। जल्दी ही रात छा गई, जैसा कि ह्योबा पर होता है, और हम अंधेरे में बैठे थे। मुझे याद है कि मुझे हैरानी हो रही थी इस बात पर कि मैं बमुश्किल उन्हें पहचान पा रहा था, पर वे मुझे ऐसे देख सकते थे जैसे कि दिन हो। कोई नहीं बोल रहा था। हम चुपचाप बैठे थे। ऊपर देखने पर मैं एक एक कर चमकते हुए तारे, जो रंग बिरंगे ऐसे लग रहे थे जैसे आतिशबाजी आकाश में जम गई हो, उन्हें देख पा रहा था। ह्योबा पर गैसों की परतें हमारे वातावरण से भिन्न होने के कारण तारे रंगीन दिखते हैं और पृथ्वी पर दिखने वाले तारों की तुलना में कहीं बड़े। अचानक मैंने चुप्पी तोड़ते हुए बिल्कुल सहज ही कहा, पृथ्वी कहाँ है? जैसे कि दल इसी प्रश्न की प्रतीक्षा कर रहा था, वे सभी एक साथ उठ खड़े हुए। लटोली ने मुझे एक बच्चे की तरह अपनी गोदी में उठा लिया और हम बाहर आए। बाकी लोगों ने रास्ता दिखाया और हम एक चौड़े रास्ते पर बढ़े जो बीच तक जाता था। वहाँ गीली रेत पर लटोली ने मुझे नीचे उतार कर बिठा दिया। एक एक मिनट पर तारे ऐसे चमकते गए जैसे कोई दैत्याकार हाथ एक झूमर को प्रकाशित कर रहा हो। ताओ मेरे पास आई और बिल्कुल कानाफूसी की ऐसी आवाज़ में जो उदास थी और बमुश्किल मुझे उसकी लग रही थी, बोली, क्या आप उन 4 तारों को देख रहे हैं मिशेल? क्षितिज के थोड़ा सा ऊपर। वे बिल्कुल एक वर्गाकार हैं। जो ऊपर दाहिने तरफ है वो हरा है और दूसरों से अधिक चमक रहा है। हाँ, मेरे विचार से वो है। हाँ, वो वर्ग बना रहे हैं, हरा वाला। हाँ हाँ। अब वर्ग के दाहिने देखो और फिर थोड़ा सा ऊपर। आपको 2 तारे दिखेंगे, एक दूसरे के काफ़ी करीब। हाँ, अपनी दृष्टि जो दाहिने हैं उस पर रखो और थोड़ा सा ऊपर जाओ। क्या आपको छोटा सा सफ़ेद तारा दिख रहा है? वो बहुत मुश्किल से दिख रहा है मेरे विचार से। हाँ, और उसके बाएं तरफ थोड़ा सा ऊपर एक पीला सा है। हाँ, बिल्कुल सही। छोटा सा सफ़ेद वाला सूर्य है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। तो फिर पृथ्वी कहाँ है? नहीं दिख सकती यहाँ से मिशेल, हम बहुत दूर हैं। मैं वहीं अटक गया, नन्हे से उस तारे को ताकता हुआ जो विशाल रंग बिरंगे गहनों से भरे आकाश में इतना नगण्य लग रहा था। वो नन्हा सा तारा, पर शायद उसी क्षण मेरे परिवार और घर को गर्माहट दे रहा था, पौधों को अंकुरित कर रहा था और उन्हें बढ़ा रहा था। मेरा परिवार, ये शब्द कितने विचित्र लग रहे थे। ऑस्ट्रेलिया, इस दृष्टिकोण से मुझे उसे अपने ग्रह का सबसे बड़ा द्वीप सोचने में बहुत मुश्किल हो रही थी, विशेषकर जबकि पृथ्वी तक नग्न आँखों से अदृश्य थी। फिर भी मुझे बताया गया था कि हम एक ही गैलेक्सी के लोग थे और ब्रह्मांड में हज़ारों गैलेक्सियाँ थीं। हम क्या थे, बेचारे मनुष्य लोग, बमुश्किल एक परमाणु जैसे।